नमस्कार, सनराइज न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरा ब्यौरा दे दिया, जितने भी संशय थे सब खत्म कर दिए। उत्तर प्रदेश में तय समय पर चुनाव होंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया कि अब सभी पार्टियां, सभी दल चाहते हैं कि तय वक्त पर ही चुनाव हो। अब इन्हीं चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं और सभी दल ये भी चाहते हैं कि हम कम रैलियों में और कम वक्त में सभी चरण खत्म हो जाएं और उसके साथ ही जो भी यहां पे मतदान की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल जाए। तो अब चुनावों का मौसम शुरू हो चुका है, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। चुनाव आयुक्त कभी भी 10 तारीख के बाद ये ऐलान कर सकते हैं, चुनाव की तारीखें निकल करके आ सकती हैं। सनराइज न्यूज की टीम ने पूरा बैठ करके एक विश्लेषण तैयार किया है उत्तर प्रदेश का, और उसी में हम ये जानेंगे कि किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को हमने 4 क्षेत्रों में बांट दिया है। पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र में उन सभी क्षेत्रों की हम बात करेंगे और उन सभी सीटों की चर्चा आज यहां पे होगी। और एक सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, सबसे बड़ा चुनावी सर्वे आपको सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे स्क्रीन पर 4 सहयोगी आपको दिख रहे हैं। मैं आपको पश्चिमी यूपी जो कवर होगी वो विशाल करेंगे, उसके साथ ही पूर्वी यूपी का पूरा ब्यौरा मैं आपको दूंगा। हमारी साथ सहयोगी सलोनी है, सलोनी आपको बुंदेलखंड क्षेत्र की सभी सीटों पर पूरा वहां का हाल बताएंगी। और जो अवध क्षेत्र है वो आदर्श देखेंगे, आदर्श उसी क्षेत्र से आते हैं और पूरे इस चुनावी मौसम में आदर्श ने वहीं से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड जीरो पर जाकर के अपनी रिपोर्ट कवर की है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत आदर्श से ही होगी। अवध क्षेत्र 118 सीटें वहां पर ये मायने रखती हैं और उसी क्षेत्र में आपकी जो राजनीति का, उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुख्य केंद्र होता है वो अवध क्षेत्र में ही आता है, लखनऊ। आदर्श, 118 सीटों पर क्या कुछ हाल चल रहा है वहां पे? बिल्कुल, अगर बात करें उज्जवल अवध क्षेत्र की तो ऐसा कहा जाता है कि जो अवध का जो केंद्र है वो जिसके पास रहता है सत्ता में वही बरकरार रहता है। अगर बात की जाए अवध क्षेत्र की तो जो बीजेपी है वो पिछली बार से इस बार निचले पायदान पर आती हुई दिखाई दे रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अब बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें हम बीएसपी की और कांग्रेस की तो बीएसपी की हालत जो है वो थोड़ा पहले से कम दिखाई दे रही है और कांग्रेस जो है वो बेहतर दिखती नजर आ रही है, क्योंकि जैसा अभी उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि ये जो कांग्रेस की बढ़त है इसका कारण पूरा का पूरा प्रियंका गांधी है, जितनी वो एक्टिव नजर आ रही हैं। और जो अदर है, अदर की अगर बात की जाए तो वो सबसे कम मार्जिन के साथ इस वक्त चल रहा है। अगर हम वही बात करें बीजेपी की तो लगभग 42% वोट शेयर जो है वो बीजेपी के पास रहने वाला है। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो उसने काफी बढ़त बनाई है। अगर सीटों का एक अंदाजा लगाया जाए तो इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की आने वाली है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं वो 33% तक हो सकती हैं। वहीं अगर बात की जाए बीएसपी की तो बीएसपी हालांकि अभी एक्टिव भी नजर नहीं आ रही है उतनी ज्यादा। ग्राउंड पर या हम कहीं भी जाते हैं तो अगर आप देखेंगे रैलियों की बात कर ली जाए या किसी भी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो जो बीएसपी है वही सबसे ज्यादा पीछे इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि बीएसपी का जो वोट शेयर है वो हमेशा एक जैसा ही दिखाई देता है, उसका जो वोट है वो फिक्स है, वोट बैंक जो है। तो लगभग 11% के आसपास जो वोट शेयर है वो ऐसा अनुमानित है बीएसपी के खाते में जाने वाला है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के पास उसकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। इस बार उसकी सीटें और वोट शेयर दोनों ही बढ़ने वाले हैं। अभी तक का जो अनुमानित वोट शेयर है और बाकी सर्वे का और हमारा जो लगभग वो 10 से 12% का है। वहीं अगर अदर की बात करें तो अदर सिर्फ 5% में ही सिमट जाएगा। अगर हम बात करें पिछली बार सीटों की तो अगर आप पूरे यूपी की बात करेंगे तो बीजेपी की 325 सीटें आई थी, जो कि इस बार मुश्किल है, 325 नहीं आने वाली है। क्योंकि उसका कारण यह है कहीं ना कहीं, अगर मैं पहले पूर्वांचल की अवध क्षेत्र की बात करूं मैं तो अवध क्षेत्र में जो बीजेपी का इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है वो है राम मंदिर। लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं राम मंदिर की वजह से। और अगर बात करें जो लोग बीजेपी से कट रहे हैं तो उनमें सबसे बड़ी संख्या किसानों की है। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूलभूत समस्याओं को लेकर परेशान है। किसान का सबसे बड़ा होता है, उनकी जो आमदनी का स्रोत होता है और जो सारी चीजें होती हैं वो होती है उनकी खेती, उनकी फसल। और इस बार आवारा पशुओं ने फसलों को अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, जिस वजह से किसान काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो फसल बर्बाद हो गई, इस वजह से जो उनकी बचत है वो बिल्कुल नहीं हुई है, जितनी लागत थी उतनी भी नहीं निकल पाई है। ऐसे में महंगाई जो है वो चरम पर है। तो
खाद, बीज और डीजल, क्योंकि डीजल जो है सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है किसानों पर। तो अगर डीजल की इन सब की बात की जाए तो सब महंगाई की वजह से इनकी जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। इस वजह से किसान की जितनी आमदनी नहीं हो रही है उससे कहीं ज्यादा लागत हो रही है। तो इस बार किसान काफी ज्यादा परेशान है। अगर आप अवध क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर अगर आप विकास के मायने देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे सरकार की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, लेकिन वो वादे जनता को नहीं दिखाई दे रहे। इस बार इसीलिए बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं निचले पायदान पर आ रही है। और जो समाजवादी, अगर हम 2017 से तुलना करें, और जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बना रही है। उज्जवल जी, तो बिल्कुल अवध क्षेत्र में जो आपके मुताबिक जो भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 118 में 70 से 80 सीटें जाने की बात है। ये हम अपने सनराइज का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, सबसे बड़ा सर्वे आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 70 से 80% सीटें जाएंगी। वहीं समाजवादी पार्टी, जो इसका गठबंधन भी है, समाजवादी पार्टी 35 से 40 सीटों पर अपनी दावेदारी करेगी, उसके पास जा सकती है उसके पाले में। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह प्रियंका गांधी की मजबूती दिख रही है, तो प्रियंका गांधी यहां पर 0 से 5 सीटें प्रियंका गांधी के पास जा सकती हैं। वहीं बसपा की अगर हम बात कर लें तो 0 से 3 सीटें बसपा ले सकती है। यहां पर 3 सीटें जो उसकी होंगी वो मैक्सिमम सीटें होंगी, और अदर अन्य के खाते में हमारे 2 सीटें तक जा सकती हैं। ये हम अपने अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा सर्वे, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये अवध क्षेत्र का पोल था। अब हम बढ़ते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर। 19 सीटों पर यहां पर चर्चा रहती है, और पूरी जो राजनीति की पूरी सियासी उठापटक रहती है वो इन्हीं 19 सीटों पर बुंदेलखंड क्षेत्र में रहती है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए हमारी सहयोगी सलोनी वहां से पूरी अपडेट देंगे कि उस क्षेत्र में 19 सीटों पर क्या सियासी हाल चल रहा है। सलोनी, देखिए उज्जवल, 2017 से क्रम शुरू करें तो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो 2017 में ही आया था कि बुंदेलखंड में 19 की 19 सीट्स में से जो है बीजेपी जीती थी। ना सपा का उसमें कोई रोल था, ना भाजपा, ना बीएसपी का था, और ना ही कांग्रेस का था, और अदर को तो हम भूल ही जाएं। तो मतलब एक शॉर्ट शब्द में अगर हम बोले तो भाजपा ने जो है क्लीन स्वीप किया था बाकी सारी पार्टियों को। लेकिन अगर हम 2021 की अगर हम बात करें, अगले साल यूपी में इलेक्शंस है, तो कहीं ना कहीं ये जो मार्जिन है या कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी का जो जीतने का परसेंटेज है वो 42% दिख रहा है। तो वहीं अगर हम सपा की बात करें तो उनका जीतने का परसेंटेज जो है वो 33.3% दिख रहा है। बीएसपी की बात करें तो 12% जो है बीएसपी कहीं ना कहीं जीत सकती है। हालांकि अभी जो रैलियां हैं वो सिर्फ बीजेपी, सपा और कांग्रेस करती हुई नजर आई है। मायावती अभी तक मैदान में नहीं उतरी है। मायावती ने अब तक एक भी रैली नहीं करी है। उन्होंने लोगों से बातचीत करने की या उनका जो जुड़ाव है लोगों से वो कहीं भी हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिला है। तो वहीं अगर हम बीएसपी की बात करें तो हमको बता दिया 12% है। कांग्रेस की बात करें तो 8.1% है। वहीं 2002 से लेकर 2007 तक बुंदेलखंड में सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने बीएसपी ने राज किया था। तो वहीं अगर हम 2017 के दोबारा लौट के जाएं तो 2017 में 19 की 19 सीट्स पे जो है वो बीजेपी ने ही रूल आउट किया है। सीट्स की अगर हम बात कर लें, ये तो मैंने आपको परसेंटेज बता दी उज्जवल। सीट्स की अगर हम बात करें तो सीट्स कुछ इस तरीके से डिवाइड हुई हैं कि भाजपा के खाते में 12 से 16 सीट्स जा सकती हैं, सपा के खाते में 2 से 6 सीट्स जा सकती हैं, बीएसपी के खाते में 0 से 3 सीट्स जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 0 से 2 और अदर्स के खाते में 0 से 2 जा सकती है। मतलब अभी भी जो आंकड़े हैं वो बीजेपी की तरफ ही झुकते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी सपा पार्टी को रूल करते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो इस बार के भी आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ही दिख रहे हैं। ये तो दिसंबर का जो दिसंबर का हमने पोल निकाला है ये वो है। अगर हम एक बार नवंबर की तरफ चलें, पिछले महीने की तरफ चलें, तो पिछले महीने में कुछ ऐसा ही हाल था। बीजेपी तब भी रूल आउट करती हुई नजर आई थी। 11 से 15 सीटें जो थी वो बीजेपी को दिखती हुई हमें जीतने की दिख रही थी, जबकि अब 12 से 16 हो गई है। सपा पहले 3 से 60 सीट पे थी, अब 2 से 6 सीट पे हो गई है। बीएसपी पहले भी 0 से 3 सीट पे थी, अब भी 0 से 3 सीट पे ही है। कांग्रेस पहले भी 0 से 2 सीट पे थी, अब भी वही हाल है कांग्रेस का। और अदर्स की बात करें तो अदर्स जो पहले का आंकड़ा था 0 से 2 सीट, वो अभी भी आंकड़ा है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूजन लेके चलें तो जो 2017 का हाल था 19 सीट पे भाजपा जीती थी, और इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि भाजपा जो है 12 से 16 में से कम 15 सीट्स पे जो है इस बार भी बुंदेलखंड में जो है वो अपना राज करेगी। उज्जवल,
तो बेशक ये सलोनी ने आपको बताया कि वहां पर बुंदेलखंड में 19 सीटों का पिछला जो इतिहास था 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 19 की 19 सीटें अपने पाले में ली थी। इस बार का जो सनराइज न्यूज का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल निकला है उसमें यह बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 से 16 सीटें वहां जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी जिसका गठबंधन है वो 2 से 6 सीटें वहां पर निकाल सकती है। बहुजन समाज पार्टी 0 से 3 सीटें, कांग्रेस के पाले में 2 सीटें तक जा सकती हैं और 2 अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहां पर जो रहने वाला है इस बार की चुनावी सियासी समीकरण। अब उसके बाद हम पश्चिमी यूपी की तरफ बढ़ेंगे। पश्चिमी यूपी एक ऐसा क्षेत्र जहां पे ब्रज और पश्चिमी यूपी आपके दोनों क्षेत्र मिलकर के जाते हैं और सबसे बड़ी जो दावेदारी इस बार हो रही है वो पश्चिमी यूपी पर समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी के साथ कर रही है। इस पर इनकी सीटों पर लगभग 130 सीटें हैं और इन 130 सीटों को जानने के लिए मैं विशाल की तरफ रुख करूंगा। विशाल, क्या हाल है 130 सीटों पर? जी बिल्कुल उज्जवल, अगर मैं सबसे पहले पश्चिमी यूपी की मैं बात करूं, 2017 के जो चुनाव परिणाम आए थे पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने काफी बढ़त हासिल करी थी। पश्चिमी यूपी वो क्षेत्र माना जाता है जो यूपी की राजनीति को सेट करने का काम करता है और 2017 में बीजेपी के पास 109 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस या अन्य दलों की मैं बात करूं तो सब वो पीछे छूट गई थी। लेकिन अगर मैं आज के मौजूदा हालात की बात करूं तो पश्चिमी यूपी वो क्षेत्र है जिसने किसान आंदोलन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने का, सबसे ज्यादा सफल बनाने का काम किया है। किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। वहां के जो पश्चिमी यूपी की जो किसान है वो सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ करके सामने आए थे। बीजेपी के खिलाफ इन्होंने जमकर प्रदर्शन किया, आज भी वो नारेबाजी कर रहे हैं। और अगर मैं आज के मौजूदा हालात पर अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी यहां से बढ़त हासिल कर सकती है और यहां से करीबन समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ, गठबंधन के साथ करीबन 60 से 70% जो सीटें हैं वो ला सकती है। और अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो वो सिर्फ 50 से 55 सीटों पर ही सिमट सकती है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वहां से बढ़त हासिल कर सकती है। बीएसपी की हालात वही है, 3 से 10 सीटें। बीएसपी ने पिछले 5 सालों में या अगर बात की जाए किसान आंदोलन में तो कोई खास फायदा नहीं उठा पाई है बीएसपी और वो 3 से 10 सीटों का आंकड़ा ही छू सकती है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस ने अपने प्रियंका गांधी को प्रतिनिधि बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, लेकिन प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो कोई खास जादू दिखाने का काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो आंकड़े हमारे पास सामने आए वो आए 5 से 20 सीटों तक का। कांग्रेस सिर्फ 5 से 20 सीटें ही पश्चिमी यूपी में पा सकती है, बाकी की जो अन्य सीटें हैं वो अन्य दलों के पास जा सकती है। 5 सीटें जो बचती है वो अन्यों के पास जाएगी। लेकिन पश्चिमी यूपी में कई ऐसी सीट है जो किसान आंदोलन हो या फिर कुछ ऐसी हॉट सीट हो, क्योंकि पश्चिमी यूपी का जो पूरा क्षेत्र माना जाता है ये जाट लैंड के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं हॉट सीट की बात करूं मथुरा, जिस पर अभी योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव बिल्कुल खींचतान थी कि मथुरा वृंदावन में भी एक भव्य निर्माण किया जाएगा। अलीगढ़ एएमयू का इतना चर्चित मामला रहा, वो भी इस बार हॉट सीट बनने जा रहा है। मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है शुरुआत से और वहां से खुद मुलायम सिंह यादव आज भी वहां के सांसद है, तो एक वो उनका गढ़ है, तो समाजवादी पार्टी को वहां से कोई नहीं उखाड़ सकता। गुन्नौर जो सीट शिवपाल सिंह यादव ने इस बार दावेदारी की है कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो वो एक खास रहने वाली है। मेरठ हो, रामपुर हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो। मुजफ्फरनगर बहुत खास है क्योंकि राकेश टिकैत जो पिछले 1-1.25 साल से काफी एक्टिव रहे हैं किसान आंदोलन के दौरान, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों का वो गढ़ रहा है। और जयंत चौधरी की और उनकी अगर बात की जाए क्या राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की, तो एक खास जोड़ी नजर आती है, क्योंकि जयंत चौधरी और उनके परिवार का भी एक खानदानी रिश्ता रहा है किसानों से। तो राकेश टिकैत भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को यहां से हराना है। और जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी में भले ही आ गए हो, भले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया हो, लेकिन आरएलडी के लिए, जयंत चौधरी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने परिवार की राजनीति को जो पश्चिमी यूपी में छाई रहती थी आरएलडी, क्या वो इस आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में क्या वो उसको बचा पाएगी? तो इसलिए आरएलडी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर मैं इसके बाद बात करूं और क्षेत्रों की तो बीजेपी यहां पर लगातार डाउन होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं मिलेगा और उसको जो घाटा हुआ है वो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, किसान आंदोलन। और बीएसपी तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि काफी ज्यादा नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा फर्क नहीं, मुश्किल से 7% वोट शेयर का फर्क उसको नजर आएगा। अगर फर्क मिलेगा भी तो फायदा मिलेगा तो इस वजह से, क्योंकि किसान आंदोलन को कुछ जो समर्थन किया है कांग्रेस ने वो उसके लिए एक फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी यही वजह है कि 7% तक का जो वोट शेयर है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा लोग अपना अब चुनाव में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है,
सिर्फ 2 महीनों का वक्त रह गया है, कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखें भी आ जाएंगी। तो लोगों की अगर मैं बात करूं, जनता की, लगातार मैं जनता के बीच में गया हूं, जनता से मैंने बातचीत करी है। उनके जमीनी मुद्दे जो है, सबसे बड़े पश्चिमी यूपी में किसान परेशान है, किसान महंगाई से, इन सब चीजों से काफी परेशान है, उनको फसल का दाम नहीं मिल पाता। तो अगर मैं बात करूं पश्चिमी यूपी की, तो पश्चिमी यूपी से बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से अभियान चलाया गया किसानों की तरफ से कि वो बीजेपी को नहीं लाना चाहते। और अब अगर मैं आज के वोटर्स की मैं बात करूं, सर्वे की, उनका जो मन है, तो वो बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हो चुका है कि वोट हमें किसको डालना है। तो उनका वोट जो है ये है कि बीजेपी को नहीं डालना, चाहे समाजवादी पार्टी को डालें, चाहे आरएलडी को डालें या फिर कांग्रेस को डालें। मतलब वो बीजेपी को छोड़ के काफी दूर किसी दूसरे दल के पास जाना चाहते हैं कि हो सकता है कोई भी दल आए, किसी की भी सरकार आए, वो किसानों के हित की बात करेगी। तो ऐसे ही जो तमाम मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर काफी प्रभावित रहने वाले हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो दलित कैंडिडेट है वो काफी एक्टिव है, क्योंकि पश्चिमी यूपी भले ही जाटलैंड कहा जाता हो, लेकिन यहाँ पर दलितों की जो आबादी है वो भी काफी ज्यादा है। तो चंद्रशेखर आजाद की, उनकी पार्टी की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अटकलें आ रही थी कि वो बीएसपी के साथ गठबंधन करेंगे, फिर बीच में अटकलें आई कि वो कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ तस्वीर साफ नहीं हुई है। तो ये भी माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी पश्चिमी यूपी पर कुछ हद तक दलित का वोट काट सकती है, वो भी चाहे अगर बीएसपी के साथ मिलती है या फिर कांग्रेस के साथ मिलती है तो। जी बिल्कुल, तो ये पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल था और इसी सनराइज न्यूज के महा ओपिनियन पोल में हमने जो रिसर्च करी है उस पर चीजें निकली है कि समाजवादी पार्टी को यहां से 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी 50 से 55 सीटें हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी यहां से 5 सीटों से लेकर के 20 सीटों तक पहुंच सकती है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत सुखद खबर है। बहुजन समाज पार्टी 3 सीटों से लेकर 10 सीटें तक हासिल कर सकती है, वहीं अन्य 0 से 5 सीटों पर रह सकते हैं। तो ये पश्चिमी यूपी का हाल था, ये 130 सीटों का हाल है। उसी के साथ अब हम बात करेंगे पूर्वांचल के क्षेत्र की। पूर्वांचल वो एरिया जहां पर खुद योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, जो उत्तर प्रदेश के सूबेदार हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, सरकार बहादुर हैं। यही पूर्वांचल 136 सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश की जो दिशा होती है वो यहीं से तय होती है और यहीं से चुन करके मुखिया पहुंचता है, वो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठता है, वहां का शासन करता है। पूर्वांचल में आपका वाराणसी सबसे हाई प्रोफाइल जिला, हाई प्रोफाइल सीट होती है। वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं और अहम हो जाता है ये पूर्वांचल एरिया प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने से। गोरखपुर खुद महंत योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। इस बार अटकलें भी चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ हो सकता है गोरखपुर की उसी सीट से फिर चुनाव लड़ें। फिर एक अटकल यह भी चलती है कि वाराणसी की सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अटकल यह भी है कि मथुरा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा चुनाव सेट करेगी कि योगी आदित्यनाथ कहीं से खड़े हो तो वहां पर उनको मुंह की ना खानी पड़े, वहां पर उनको आसानी से बढ़त मिलती पड़े। यही पूर्वांचल में आपके कुशीनगर, आजमगढ़, महाराजगंज, बस्ती, बलिया, सोनभद्र, गाजीपुर जिले भी आते हैं। पूर्वांचल को समझने के लिए कुछ डेटा फिगर पर फर्क कर ले तो आपको यहां की पूरी स्थिति साफ नजर आएगी। इसी पूर्वांचल से 23 लोकसभा सदस्य आपके लोकसभा पहुंचे हुए हैं। 23 लोग हैं इस पूर्वांचल से। 117 विधायक पूर्वांचल चुन करके भेजता है। ये ऐसे लोग हैं जो पूर्वांचल की पूरी राजनीति पर पकड़ रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहां से जो पूरा गढ़ है वो यहां पर माना जाता है। पूर्वांचल की बात हो और वहां पर एक सबसे ज्यादा जो वोटिंग समीकरण की बात करें तो वहां पर ब्राह्मण मतदाता सबसे अहम रोल रखता है। पूरे उत्तर प्रदेश में 8 से 10 फीसदी ब्राह्मण मतदाता है, जो सिर्फ पूर्वांचल में 7% पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो दर्जन भर जिले हैं वहां 20% आबादी इन ब्राह्मणों की रहती है और उनमें से 7 से 8 जिले इसी पूर्वांचल के पड़ते हैं। ब्राह्मणों के वोट की बात करें तो लगभग यहां पर जो वाराणसी, चंदौली, महाराजगंज, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज 15% से ज्यादा मतदाता यहां पे ब्राह्मण मतदाता हैं। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में 20% आबादी है। 2017 में अब ब्राह्मणों को जो तवज्जो दी गई है, जो ब्राह्मण वोटर पर ध्यान रखा गया है, उस पर गौर फरमाइए। 2017 में 312 एमएलएज में 312 विधायकों में 58 विधायक जो हैं वो ब्राह्मण जाति के रखे गए हैं। वहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और कैबिनेट की भी बात कर लें तो वहां पे जो 56 मंत्री हैं उनमें से 9 ब्राह्मण मंत्रियों को रखा गया है। इसी पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं वो, तो ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा यहां पर जोर रहने वाला है। और अभी तक उत्तर प्रदेश ने 6 ब्राह्मण सीएम दिए हुए हैं।
ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों को पहुंचाया है, जिसमें से बहुत अहम भूमिका ये पूर्वांचल क्षेत्र भी रखता है। इसी पूर्वांचल क्षेत्र में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 136 में से 115 सीटें पाई थी। पूर्वांचल एरिया बहुत अहम हो जाता है अपने आप में जब भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटें निकाली थी। ये 2017 की बात है, जब योगी आदित्यनाथ की लहर थी और प्रधानमंत्री मोदी खुद क्षेत्र क्षेत्र जाकर के वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे और एक लहर बांधी गई थी, मोदी लहर। इस बार वो जादू नहीं चल रहा है, इस बार वो चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं और टक्कर जो पहुंच रही है वो कांटे की टक्कर होने वाली है। क्यों, उसका भी एक आप सुनिए, क्योंकि वाराणसी से जब हमने ग्राउंड जीरो से कई रिपोर्ट कवर करी तो वाराणसी में जो हमेशा की समस्या रही है और वो समस्या आज भी लाजमी है कि वाराणसी की तंग गलियों पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज भी वो गलियां टूटी फूटी हैं, आज भी उन गलियों में डामरीकरण नहीं हुआ है और वो गलियां सुरक्षित समृद्ध नहीं करी गई हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, विश्वनाथ कॉरिडोर पर ध्यान दिया, प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी योजना का शिलान्यास किया। अब पूरा जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी का पूरा वर्ग है वो इसी पूर्वांचल को साध रहा है, क्योंकि यही पूर्वांचल आगे की दिशा और दशा दोनों तय कर देगा। इस पूर्वांचल में जो सबसे बड़ा एक अभाव रहता है वो शिक्षा का अभाव रहता है। आप कभी भी पूर्वांचल के दौरे पर जाएं तो सबसे ज्यादा सवाल, चाहे वो शहरी एरिया हो या फिर ग्रामीण एरिया हो, वहां पर आपको जो सवाल सुनने को मिलेंगे वो यही मिलेंगे कि आखिर शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल क्यों है। एक सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर बेरोजगारी का रहता है। नौजवान आपको हमेशा यही सवाल पूछते हुए मिलेंगे कि हमारी बेरोजगारी का क्या होगा, कब हमें रोजगार मिलेगा। और सिर्फ हाल ही की सरकार में नहीं, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा से पूर्वांचल ने यह सवाल उठाया। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, वहां पर भी यह सवाल उठाया गया। पूर्वांचल को हमेशा उपेक्षित रखा गया। अब उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की बात कर लें और बुंदेलखंड की बात कर लें तो बहुत अंतर नहीं है। दोनों क्षेत्रों को ठीक उसी तरह रखा गया है जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी, तो दोनों ही उपेक्षित कर दी जाती हैं, दोनों ही अपेक्षा का शिकार हो जाती हैं। इन्हीं पूर्वांचल में जब हमने सीटों का आंकड़ा निकाला तो सबसे बड़ा सर्वे जो सनराइज न्यूज की ओपिनियन पोल में निकल करके आया वो इन 136 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास जो जाएंगी वो 50 से 60 सीटें जा रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुखद भरी खबर है और उसके लिए ये चिंता का विषय है। अभी इसे जोर डालना होगा, क्योंकि पिछली बार 115 सीटें निकाली 136 में और इस बार सिर्फ 50 से 60% निकलने का जो अनुमान जो हमने सर्वे निकाला है उसमें निकला है। समाजवादी पार्टी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से गठबंधन उसका असर दिखा रहा है और समाजवादी पार्टी के जो खुद अखिलेश यादव पूरी चुनाव प्रचार में जोर झोंके हुए हैं, जो मुद्दों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों का उनको असर दिखता हुआ मिल रहा है और वही 60 से 70 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस बार प्रियंका गांधी अपनी खूब सारी यात्राएं महिलाओं की ओर ध्यान करके, इस क्षेत्र में महिला आबादी भी बहुत है, ये नजर में रखिए, ये ध्यान रखिए, इसीलिए प्रियंका गांधी वहां पर महिलाओं के मुद्दे उठा रही हैं और लगातार वो एक राजनीति को नए आयाम से मोड़ते हुए चल रही हैं। और पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक चुनावी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो निकाला और वो सिर्फ मैनिफेस्टो महिलाओं के नाम पर था। तो ये कांग्रेस पार्टी ने एक गजब राजनीतिक चाल चली है इस बार और देखिए कितना फर्क इसको मिलेगा। लेकिन हमारे जो ओपिनियन पोल में आ रहा है वो 2 से 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू की ये जो पूरी कोशिश है वो कुछ रंग दिखाती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 5 से 10 सीटें जा रही हैं, वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। तो इस बार अगर कुछ ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो कांटे की टक्कर होगी उसमें से अगर कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई तो कांग्रेस पार्टी किंग मेकर बनेगी इस बार के जो आयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार ठीक स्थिति में नजर आ रही है, अपनी पहले से बेहतर सुधार की स्थिति में है। और उसी के साथ जल्दी से हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में जो महासर्वे हमने निकाला है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें मिली थी और इस बार की जो सर्वे में निकला है, इस बार की हमारी रिसर्च टीम ने 191 से 200 सीटें इस बार मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को। और इसका जो अंतर आया है वो 121 से 112 सीटें गिरती हुई मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक खबर है। पिछले 5 सालों में ये सोचना पड़ेगा इस पे। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसको पिछले 2017 में 47 सीटें मिली थी, इस बार अनुमान 178 से 188 सीटों का है, यानी अंतर की बात कर ले तो 131 से 141 सीटें बढ़ती हुई मिल रही हैं। एक बहुत बड़ी अंतर है ये और उसी के साथ समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें, 19 सीटें 2017 में इसको मिली थी। इस बार की अगर हम बात कर लें तो 21 से 26 सीटें इसके खाते में जाएंगी, यानी 2 से 7 सीटों का अंतर दिख रहा है।
इसमें बहुजन समाज पार्टी को चूंकि अभी निकली नहीं है पूरी तरह से, और चुनावों में जो हमारा अभी तक का सर्वे आया है, जो जनता ने मूड बनाया है, वो बहुजन समाज पार्टी को 21 से 26 सीटों पर बढ़त मिलेगी, वहीं 2 से 7 सीटों का अंतर गिरेगा। कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो 2017 में 7 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सामान्य से बेहतर स्थिति में कांग्रेस पार्टी आई है। 13 से 20 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। अंतर की बात करें तो 6 से 13 सीटें की बढ़त होगी 2017 की अपेक्षा में, और अन्य दलों के खाते में जो 2017 में 18 सीटें गई थी, इस बार 2022 में 4 सीटें तक ले जाने की उम्मीद है। यानी अब लोग इन बड़ी पार्टियों को फोकस कर रहे हैं और अन्य दलों को नकार रहे हैं। इस सर्वे से एक सबसे बड़ी बात यह भी सामने आई है, क्योंकि यह सर्वे अभी सिर्फ फोरकास्टिंग है, अभी सिर्फ अनुभवी सर्वे है और जनता से बात करने के मुताबिक, जनता के मूड के मुताबिक है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त आगे बढ़ता जाएगा, यह कांटे की टक्कर और बढ़ती जाएगी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक ये पलड़ा बिल्कुल बराबर का दिख रहा है। इसमें एक पार्टी ऐसी होगी जो भी पलड़ा भारी करेगी। और इस बार एक बात और होती है, उत्तर प्रदेश में बहुमत लाने के लिए 202 नंबर जो होता है बहुत जरूरी होता है। 202 सीटें जिस पार्टी के पास विधानसभा में पहुंच जाती हैं, उस पार्टी की मेजॉरिटी हो जाती है और वो बहुमत हासिल कर लेती है। इस बार यह आंकड़ा गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। कोई भी दल यह श्योर नहीं कह सकता है कि वो बहुमत हासिल कर लेगा। और प्रचंड राजनीति में एक जो शब्द है कि प्रचंड बहुमत, ये शब्द इस बार आपको सुनने को नहीं मिलेगा, ये शब्द गायब हो जाएगा। तो इस बार की राजनीतिक उठापड़क बहुत अलग होने वाली है, बहुत अलग से आपको दिखेगी। तो उसी के साथ इस ओपिनियन पोल पर हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, और उसके साथ जो पूरी रिसर्च टीम ने ये तैयार किया है, आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ बदलाव होते हैं और इसी को लेकर के हम फिर चर्चा करेंगे। और साथ ही ये उत्तर प्रदेश की बात थी, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों की बात थी। कल जल्द ही हम आपको उत्तराखंड, उसके साथ ही गोवा, मणिपुर, इन सभी राज्यों की भी बात करेंगे और इन सभी राज्यों के एक एक क्षेत्र, एक एक सीट की चर्चा करेंगे। तो इजाजत दीजिए हमें, फिर मिलेंगे आपको अलग राज्य के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए सनराइज न्यूज।